हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्काईलाइट एजुकेटर्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 का इकोनॉमिक्स का सीयूईटी क्वेश्चन पेपर। यहाँ तक हम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप कृपया प्रीवियस वीडियोस देखें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे अनदर 10 क्वेश्चंस जो कि लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन पेपर के। यहाँ हम 2023 का क्वेश्चन पेपर आज खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज यस। तो यहाँ पे हमें केस स्टडी गिवन है, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चंस 41 टू 45 इसी केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently imposed a monetary penalty on 3 banks. Okay, 3 बैंक्स के ऊपर आरबीआई ने एक मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की है, दैट इज 1.50 lakhs on डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित। ओके, 25,000 रुपीज की है ऑन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, ठीक है। और 1 लाख इंपोज की है रवि कमर्शियल बैंक फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इट्स रेगुलेशंस। तो अपनी कुछ रेगुलेशंस की प्रोविजंस क्योंकि फॉलो ना होती हुई देख के, यूं कह सकते हो कि रूल्स को ना फॉलो होते हुए देख के आरबीआई ने कुछ बैंक्स के ऊपर, 3 बैंक्स हैं जिनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की है, मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की है। तो देखिए, द बैंकिंग रेगुलेटर का मतलब यहाँ पे आरबीआई, ठीक है, has imposed a monetary penalty for contravention of non-compliance with the directions issued to Ravi Commercial Bank, exposure norms and statutory other restrictions in KYC, ठीक है। तो ऐसे कुछ नॉर्म्स को ना फुलफिल करने के कारण, कुछ नॉन कॉम्प्लायंसेस के कारण आरबीआई ने इनके ऊपर कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज इंपोज की हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसको साथ साथ हम आंसर करेंगे। विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अबव पैराग्राफ देखते हो तो आरबीआई का कौन सा फंक्शन आपने यहाँ पे परफॉर्म होते हुए देखा? फाइनेंशियल एडवाइजर? बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ पे कोई एडवाइजरी फंक्शन यहाँ पे प्ले होते नहीं देखा। एडवाइजरी के टाइम तो रेगुलेशंस बनाई ही थी, ठीक है। ओके, सुपरवाइजर टू बैंक्स, यस दिस इज द आंसर। क्योंकि बैंक्स, आरबीआई जो है वो सुपरवाइज करता है, वो सब बैंक्स के ऊपर सुपरविजन रखता है कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉज बने हुए हैं, या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम्स है, क्या बैंक्स उनके अधीन काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या बैंक्स उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो जब कोई बैंक उनकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो बैंक के पास डायरेक्ट एक्शन लेने का पूरा राइट है। तो यहीं पे बैंक जो है वो सुपरवाइजर बना हुआ है, वो नजर रख रहा है कि कौन सा बैंक है जो उन नॉर्म्स की कंप्लायंस नहीं कर रहा, ठीक है। बैंकर्स बैंक नो, लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट नो। देखें, बैंकर्स बैंक में क्या होता है कि जो हम लोगों के लिए कमर्शियल बैंक्स जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो आरबीआई उन बैंक्स के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे बोरोइंग करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये सब कुछ, बोरोइंग्स देना बैंक्स को, ठीक है। लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आप कह सकते हो, जिसका मतलब क्या है कि जब किसी भी बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल एकोमोडेशन नहीं मिलता तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो आरबीआई के पास जरूर जा सकता है, आरबीआई से बोरो कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिख रहा है दैट इज सुपरवाइजर टू बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। एज अ बैंकर्स बैंक, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय आरबीआई। तो बैंकों का बैंक होने के नाते आरबीआई कौन सा रोल प्ले करता है? तो देखिए, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, बिल्कुल ये प्ले करता है, ठीक है। इसे हम काउंट करेंगे कैसे? क्योंकि जो बैंक्स हैं, जो बाकी के बैंक्स हैं, आप यूं कह लो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आरबीआई के पास कैश रिजर्व्स की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यस आरबीआई डज इट, आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बट वो एज अ बैंकर्स बैंक होने के नाते नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। करेंसी इशू, वो इसका एक जनरल इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो कि एज बैंकर्स बैंक होने के लिए वो नहीं करता, ठीक है।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल जब सारे बैंक्स के पास ऑप्शंस नहीं रहे, कहीं से उन्हें फाइनेंशियल एकोमोडेशन नहीं मिले, तो आरबीआई से उन्हें जरूर मिल सकता है, तो इसलिए वो उनके लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। यस, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, जब भी कोई इंटर बैंकिंग क्लेम्स सेटल करने हो, जैसे मान लीजिए कोई ए बैंक का चेक अगर बी बैंक में जाता है, तो बी बैंक फिर उसको आरबीआई के पास भेजता है, आरबीआई उसको क्लियर करता है, ठीक है ना। तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर? तो देखें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ऑब्वियसली आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए डी ई। तो देखें ए डी ई कहाँ पे है, यहाँ सी आ गया तो गलत, ए ओनली भी गलत, बी एंड सी गलत, ए डी ई इज राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज आरबीआई एक्ट एज अ सुपरवाइजर टू बैंक, वो हमने अभी देखा, आरबीआई कैसे सुपरवाइजर का रोल प्ले करता है, बैंकर टू गवर्नमेंट बन के, नो ये गलत है। ठीक है, एजेंट टू गवर्नमेंट, नो ये भी गलत है। फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गलत। इंस्पेक्शन एंड इम्पोजिंग पेनल्टी, राइट, इंस्पेक्शन करना और फिर पेनल्टीज को इम्पोज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the depositors one day come to withdraw all the cash, अगर किसी दिन सारे डिपॉजिटर्स हम लोग बैंक के पास चले जाएं अपने कि हमें सारा कैश दे दो हमारा, तो उस दिन क्या होगा, व्हाट वुड बी द रोल प्लेड बाय आरबीआई, तब आरबीआई क्या रोल प्ले करेगा। अब ऑब्वियसली बैंक के पास तो फिर इतना कैश उसने रखा ही नहीं होता ना, वो तो रिजर्व्स की फॉर्म में आरबीआई के पास रख देता है, इन्वेस्ट कर देता है, लेंडिंग क्रिएट कर देता है, बहुत कुछ होता है बैंक्स के पास। तो आरबीआई तब कौन सा रोल प्ले करेगा, आरबीआई तब बनेगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो देखिए, क्या वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करेगा मेंटेन, नो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनेगा, वो बैंक्स की मदद करेगा, उनको पैसे देगा कि आप लोगों को मोड़ दो। ठीक है, मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स, नो, करेंसी इशू, नो, नई करेंसी नहीं इशू करने लग जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। देखिए, आरबीआई तो खुद ही एक सेंट्रल बैंक है, वो कैसे सेंट्रल बैंक के लिए बैंकर बनेगा, गलत हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी। बेटा अगर यहाँ पे होता ना कुछ इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक, तब हम सोच सकते थे उस एस्पेक्ट में, पर ये ऑप्शन प्योरली गलत हो गया। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नो, कुछ नॉन बैंकिंग भी होते हैं, तो इसलिए ये भी गलत। 1 rupee note and all coins are issued by Ministry of Finance. Yes, 1 rupee note and all the coins are issued by Ministry of Finance. So D is right answer. ठीक है, next question. Yes, another case study है हमारे पास आज, तो देखें, read the following case study carefully and answer the questions that follow. तो अगले 5 questions हमारे case studies based हैं। तो real GDP is calculated in such a way, पहली बात, real GDP is calculated in such a way that goods and services are evaluated at some constant set of prices. तो यानी कि real GDP का मतलब GDP at constant prices। ठीक है, जबकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू, सॉरी हम इसको लिख देते हैं Q एंड P, बट P एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, ओके, सिंस दीज प्राइसेस रिमेन फिक्स्ड, अब कांस्टेंट प्राइसेस है यानी किसी बेस ईयर के प्राइसेस लिए और ये तो फिक्स रहेंगे, तो जब भी हमें अब देखो, जब हमें पता है कि जो रियल जीडीपी है इट इज Q इंटू P एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, तो P ने तो कांस्टेंट रहना है, तो जब अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वो सिर्फ Q के कारण बढ़ेगी, यानी कि वो आउटपुट के कारण बढ़ेगी। ठीक है, ओके, तो सिंस दीज प्राइसेस रिमेन फिक्स्ड, अब जब ये प्राइसेस तो फिक्स रहते हैं, तो इफ द रियल जीडीपी चेंजेस, अगर रियल जीडीपी में कोई चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के कारण ही है, क्योंकि प्राइस ने कांस्टेंट रहना है, तो अगर जीडीपी चेंज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के वॉल्यूम के कारण चेंज हो रही है। जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है, ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी है
ये कौन सी जीडीपी है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है, यानी कि Q एंड P, पर ये जो P है वो करंट है, ठीक है। तो करंट प्राइसेस यानी कि अब जब नॉमिनल जीडीपी चेंज होगा तो प्राइसेस तो करंट चेंज होते रहते हैं, तो वो क्यू के कारण भी हो सकता है, वो पी के कारण भी हो सकता है, यानी कि वो प्राइसेस में चेंज आने से भी हो सकता है और वो क्वांटिटी में चेंज आने से भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी ऑन द अदर हैंड इज सिंपली द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस। तो देखें जरा हमारा पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी के बेस्ड पे, यस, when the value of final goods and services is estimated at current price, तो current price यानी कि ये वाला पार्ट that is nominal GDP, ठीक है। तो आंसर is B option. Next question, real GDP increases only when, obviously real GDP कौन सा है at constant prices, तो real GDP increases only when Q increases, ठीक है। तो प्राइस के ऑप्शन तो खत्म, अब प्रोडक्शन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? ऑब्वियसली इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग आउटपुट कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं आउटपुट को कांस्टेंट रख दूं, ठीक है, या आप यूं समझ लें कि मैं आउटपुट को कांस्टेंट रख दूं, तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कब हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर तो ये देखो रियल होता तो प्राइस भी कांस्टेंट ही होता, बात यहाँ हो रही है नॉमिनल जीडीपी की। तो नॉमिनल जीडीपी में तो प्राइस भी चेंज हो सकता है, तो जीडीपी बढ़ाने के लिए क्यू कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली पी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्राइसेस इंक्रीज, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, which GDP is the indicator of the growth and development of a country? तो देखिए nominal GDP is not a good indicator of the growth and development of a country, क्यों? क्योंकि ये तो तब भी इंक्रीज होता दिखाई दे सकता है जब सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज हो जा रहे हैं बल्कि प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज हो रही हो, तो सही इंडिकेटर होता है रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो हमें सही से इंडिकेशन मिलता है कि इकोनॉमी कैसे प्ले कर रही है। तो अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होता है दैट मीन्स कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ होगा, तो ऑब्वियसली विच जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ? तो ऑब्वियसली इट इज नॉमिनल और रियल, आंसर इज रियल जीडीपी। इनकम्स में हम आंसर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the last question of today's video. If output in an economy is decreasing but the GDP of the country is increasing, तो देखिए output is decreasing but the GDP of a country increasing, तो which GDP it is? Output is decreasing, ठीक है, but the GDP of country is increasing, तो आउटपुट जब डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली रियल में तो होगा नहीं, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले अपनी 10 क्वेश्चंस पर डे सीरीज में भी करवाया और ये क्वेश्चन हमने अभी भी ऊपर के 4 क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो मैं कमेंट्स में वेट करूंगी कि कौन मुझे इस क्वेश्चन के आंसर्स रिप्लाई करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये थे हमारे आज तक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि ये कौन से 50 क्वेश्चंस? ईयर 2023 के इकोनॉमिक्स के सीयूईटी प्रीवियस ईयर पेपर के, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगी आपके लिए ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर, तो बने रहें इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। तो टिल देन बने रहें इन वीडियोस और चैनल के साथ। थैंक यू।